मैं जानता हूं कि जब मैं सच बोलूंगा ये दीवारें दरक जाएंगी और तुम अपने ही परिवेश में नंगे हो जाओगे। व्यंग्य कथन भंगिमा है जिसमें विसंगतियों और विडंबनाओं पर तलखी के साथ कटाक्षपूर्ण टिप्पणी होती है। हास्य हंसाता है, व्यंग्य प्रहार करता है। हास्य में गुदगुदी होती है, व्यंग्य से उद्वेलन होता है। हास्य रस है, व्यंग्य ध्वनि है। लेकिन ये दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे के संगी हैं, एक दूसरे से अभिन्न है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में कहा गया है कि हास्यहीन होकर व्यंग्य प्रभावहीन हो जाता है, वह अपनी जीवंतता खो देता है। हमारे देश में जब दृश्य काव्य का विवेचन हुआ, रूपक के 10 भेद माने गए, तो उसमें प्रहसन हास्य रस प्रधान रूपक माना गया। हमारे नाटकों में विदूषक की अवधारणा आई। विदूषक का काम होता था हंसाना और कटाक्ष करना। किसी भी अच्छे व्यंग्य में 3 विशेषताएं अनिवार्य रूप से होती हैं। एक है बुद्धि कौशल, वाग वैदग्ध, कटाक्ष, और तीसरा जो है वह है मनोविनोद। इनके मिलने से ही कोई व्यंग सार्थक होता है और वह अधिक प्रभावशाली होता है। हमारे यहां सिद्ध साहित्य में भी व्यंग्य है। सिद्धों ने जो सामाजिक विसंगतियों पर चोट की, जो अंधविश्वासों पर प्रहार किया, तो इसके लिए उन्होंने व्यंग्य को माध्यम बनाया। सरहप्पा जब कहते हैं कि पंडिय सल सत्त बखानहि, देह ही बुद्ध बसंत न जानहि, अमना गमन न तेहि बिखंडिय, असे निर्लज्ज होई है पंडिय। तो व्यंग की धारा वहां बहती हुई दिखाई देती है। क्षेमेंद्र का काव्य है, आचार्य क्षेमेंद्र, जो एक संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं। उनका एक ग्रंथ है देशोपदेश। उसमें व्यंग्य है, संवाद की शैली में व्यंग्य है। उस समय की जो जातियां हैं, उन जातियों के दुर्गुणों की ओर उसमें संकेत किया गया है। कबीर की साखियों में भी गहरा व्यंग मिलता है। जब वे कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, तो उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान पर ही कहीं न कहीं व्यंग किया है। जो जीवन की जगह सिर्फ पुस्तकों के अध्ययन में लीन रहते हैं, वे तथा कथित पंडित हो सकते हैं, ज्ञानी नहीं हो सकते। तो कबीर में व्यंग है। आधुनिक युग, जिसके पहले चरण को भारतेंदु युग कहा जाता है, भारतेंदु युग हिंदी नवजागरण का युग है और इसमें व्यंग्य की प्रवृत्ति जो है यह मुख्य हो जाती है। पत्रकारिता के माध्यम से, नाटक के माध्यम से और रचनाओं के माध्यम से व्यंग्य यहां प्रकट होता है और वह विदेशी सत्ता पर चोट करता है। कहीं न कहीं यह लगता है कि यहां एक मुखौटा भी है। जब हम सीधे अपनी बात कहने में संकोच करते हैं, तो कहीं न कहीं एक मुखौटा लगा लेते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे भारत मित्र में एक स्तंभ छपता था। बाल मुकुंद गुप्त लिखते थे और हास्य व्यंग की दृष्टि से उसका ऐतिहासिक महत्व है।
भारतेंदु ने अपनी पत्रिकाओं में, विशेषतः कवि वचन सुधा के परवर्ती अंकों में, अंग्रेजों की शासन व्यवस्था पर जो कटाक्ष किया है, उस कटाक्ष में व्यंग की जो प्रबलता है वह देखने योग्य है। भारतेंदु ने जो नए जमाने की मुकरी लिखी है, उस मुकरी में भी व्यंग है। शासन व्यवस्था पर, पुलिस प्रशासन पर, शिक्षा पद्धति पर। एक मुकरी में है कि 3 बुलावे 13 धावे, निज निज विपदा रोज सुनावे, आंखें फटी भरा नहीं पेट, की सखी सज्जन नहीं ग्रेजुएट। वे एक दूसरी मुकरी में कहते हैं, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। बालकृष्ण भट्ट, जिन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्र निकाला था, हिंदी प्रदीप में व्यंग को एक व्यापक संदर्भ वे देते हैं। उस समय की व्यवस्था पर उन्होंने जो व्यंग किया है, वह हिंदी व्यंग की महत्वपूर्ण थाती है। तो भारतेंदु युग अपने व्यंग विनोद के कारण विशिष्ट है और हिंदी नवजागरण के प्रसार के लिए उन्होंने विधाओं के रूप में नाटक और पत्रकारिता को जरूर लिया, लेकिन व्यंग के द्वारा उन्होंने सत्ता को भी खबरदार किया और जनता के मन में जो निराशा बैठी हुई थी उसको दूर करने की कोशिश की। उनके बाद फिर व्यंग की जो धारा चली, तो पहले व्यंग एक प्रवृत्ति थी, लेकिन आगे चलकर एक विधा के रूप में इसका विकास हुआ। काका हाथरसी आए, उन्होंने हास्य व्यंग को एक नया रूप दिया। उनकी 4 पंक्तियां मैं आपके सामने उद्धृत करता हूं। 60 बरस के हुए पिताजी और व्यर्थ है जीना उनका, लपक रही है जीभ हमारी 1 लाख का बीमा उनका। ऐसा भगवान मारो घिस्सा, हो समाप्त जल्दी यह किस्सा, जितनी रकम मिलेगी उसमें 10% आपका हिस्सा। भगवान हो जाएंगे राजी, शंका तनिक न मन में लाओ, परम पिता से ऊंचे उठकर कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओ। तो यह व्यंग है। एक बेरोजगार युवक चाहता है कि उसके पिता गुजर जाएं और बीमा के जो पैसे हैं उसके हो जाएं। पहले मंगल कामना के लिए लोग प्रार्थना करते थे, मन्नत मांगते थे, लेकिन यहां दृष्टि बदल गई है। काका हाथरसी के जमाने में ही कई लोग आते हैं जिन्होंने व्यंग को एक नया आयाम दिया, एक नई ऊंचाई दी। और उसके बाद जब हरिशंकर परसाई आते हैं, विकलांग श्रद्धा का दौर हो, वैष्णव की फिसलन हो या पगडंडियों का जमाना हो, अपनी रचनाओं के माध्यम से वे व्यंग को लोकमानस में अधिक प्रतिष्ठित करते हैं। शरद जोशी ने व्यंग नाटक भी लिखे। उनके 2 व्यंग नाटक काफी प्रसिद्ध हैं और नवभारत टाइम्स में वे एक स्तंभ लिखते थे प्रतिदिन। तो उनके व्यंग में जो कटाक्ष है, जो विसंगतियों को उजागर करने की चेष्टा है और जो जनमत को स्वस्थ बनाने की पहल है, वह देखने योग्य है। रविंद्रनाथ त्यागी इसी श्रेणी के व्यंग्यकार हैं और उनके बाद केपी सक्सेना,
नरेंद्र कोहली, रामजीवन शर्मा जीवन, अल्हड़ मुरादाबादी, हुल्लड़ मुरादाबादी, अशोक चक्रधर, सुरेंद्र दुबे, अखिलेश दुबे, संपत सरल, हरीश नवल, बेढब बनारसी, रमई काका, गोपाल प्रसाद व्यास, शैल चतुर्वेदी, सुरेंद्र शर्मा, श्रीलाल शुक्ल, सूर्य नारायण व्यास, बरसाने लाल चतुर्वेदी, ओम प्रकाश आदित्य, आलोक पुराणिक, ज्ञान चतुर्वेदी जैसे अनेक नाम आते हैं। निराला और नागार्जुन आधुनिक हिंदी साहित्य के दो ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में व्यंग को अधिक प्रबलता के साथ रेखांकित किया है। निराला की सरोज स्मृति जो शोक गीत है, उसमें भी व्यंग उसी तरह है जैसे सूरदास की गोपियां भ्रमर गीत में उद्धव के ज्ञान मार्ग पर व्यंग करती हैं। सूरदास के भ्रमर गीत के बारे में कहा गया है कि वह व्यंग, विरह और विनोद की त्रिवेणी है। कुल्ली भाट हो, चतुरी चमार हो, कुकुरमुत्ता हो, दान हो, ऐसी रचनाओं में निराला की व्यंग दृष्टि देखने को मिलती है। नागार्जुन को आधुनिक युग का एक श्रेष्ठ व्यंगकार माना जाता है। अपनी व्यंग कविताओं के माध्यम से वे जनमन में छा जाते हैं। तो व्यंग इन लोगों ने तो लिखे ही हैं, व्यंग उन कवियों ने भी लिखे हैं जिन्हें राष्ट्रवादी या राष्ट्र कवि माना जाता है। मैथिली शरण गुप्त हो, दिनकर की एनार की शीर्षक कविता हो या आजादी हो, उसमें भी व्यंग मिलता है। व्यंग के अनेक रूप आप प्रचलित हैं। एक पैरोडी है। दिनकर की पंक्तियां हैं कि सुनूं मैं सिंधु क्या गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हूं मैं। तो पैरोडी हो गई कि सुनूं मैं सिंधु क्या गर्जन तुम्हारा, सिमरिया घाट का भूमिहार हूं मैं। कैरिकेचर भी व्यंग का रूप है और कार्टून भी व्यंग का रूप है। आज का एक कवि पुलिस प्रशासन में रिश्वतखोरी पर व्यंग करता है। कैसे व्यंग करता है आप देखें। एक थानेदार की शादी हुई। शादियां थानेदारों की भी होती हैं। सुहाग रात के दिन उसने सोचा कि मैं ड्यूटी कर लूंगा, कुछ कमा लूंगा, अपनी बेगम के लिए कुछ गिफ्ट लाऊंगा, वह खुश हो जाएगी। लेकिन वह भूल जाता है कमाने के चक्कर में। जब रात को वह घर आता है, देखता है कि उसके बिस्तर पर एक महिला सजी संवरी बैठी हुई है। पुलिसिया अंदाज में पूछता है कि कौन? कहा कि नाथ मैं आपकी पत्नी हूं। कहा कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम मेरी पत्नी हो? नाथ रात ही मैंने आपको बरमाला पहनाई थी और पति के रूप में प्राप्त किया था। बरमाला का पंचनामा करना होगा, लोगों की गवाही लेनी होगी। पत्नी कहती है कि नाथ इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। कहा क्यों नहीं है, निकालो एक 50 रुपल्ली। अशोक चक्रधर कहते हैं आजादी के बारे में कि आजादी का मतलब राम नाम की लूट है, इसमें गड्ढे और घास दोनों को बराबर की छूट है। तो इस तरह व्यंग हिंदी की एक महत्वपूर्ण धारा से एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में स्थापित हो गई है। व्यंग के माध्यम से हम कटाक्ष करते हैं, व्यंग के माध्यम से हम सावधान करते हैं, व्यंग के माध्यम से हम जागृत करते हैं। व्यंग हमारी चेतना को झंकृत करता है, व्यंग हमें जागृत करता है और व्यंग के कारण हमारी
जो निराशा है, हमारा जो आलस्य है, ये भाव दूर होते हैं तो व्यंग एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में मान्य हो गया है। राग दरबारी जैसे उपन्यास, राधा कृष्ण के सनसनाते सपने जैसे उपन्यास व्यंग को हर विधा में श्रेष्ठतम रूप में प्रतिष्ठित करने वाले हैं। आज व्यंग हमारे व्यस्त जीवन के लिए मनोरंजन का ही नहीं, उद्वेलन का भी, उत्प्रेरण का भी माध्यम बन गया है। धन्यवाद।